नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज है दिनांक 22 जून 2022। देखेंगे आज के मुख्य समाचार। अ न्यू ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर एआई एथिक्स। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर हम लोग देखें तो टेक्नोलॉजी पर हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं और हर डेवलपमेंट हमें और ज़्यादा डिवाइसेस पर निर्भर करते जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी इंटेलिजेंस जो कि कृत्रिम हो, यानी मैन मेड हो। हम इक्विपमेंट्स को ट्रेन करते हैं ताकि वो हमारी इच्छानुसार काम करें। बेस्ट एग्जांपल है फेशियल रिकॉग्निशन, पैटर्न रिकॉग्निशन। उसके बाद फिर आप सेल्फ एल्गोरिथम को देख सकते हैं, मशीन लर्निंग पे कैसे काम होता है। आप ऑनलाइन वर्ल्ड में देखें तो आइदर वो ई कॉमर्स फील्ड हो या फिर सोशल मीडिया हो। आप एक शर्ट लाइक करते हैं, आपके रिकमेंडेशन में वैसे ही दिखने वाले सेम पैटर्न के शर्ट्स दिखने लगेंगे। यूट्यूब पर आप यूपीएससी से रिलेटेड कोई वीडियो सर्च करते हो, देखते हो, आपके वॉच टाइम को बेसिस बनाकर आपको उसी तरह के वीडियो रिकमेंड किए जाते हैं। वैसे ही आप फेसबुक या इंस्टा पर किसी को फॉलो रिक्वेस्ट भेजते हो तो उसके फ्रेंड लिस्ट और म्यूचुअल सजेशंस डिपेंडिंग अपॉन सिटी, कॉलेजेस, कंपनीज आपको दिखने लगते हैं। ये सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कैटेगरी में ही आते हैं। थोड़ा पीछे चलें तो 1956 में अमेरिका के कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉन मैकार्थी ने एक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया था, डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस। वहीं पर पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट किया गया था और तभी से दुनिया को ये पता चला कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डेटा से हम मशीन्स को सोशल प्रॉब्लम से डील करने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। कनाडा बेस्ड एक कंपनी की रिपोर्ट है ग्लोबल एआई रिपोर्ट 2019। ये डिस्क्राइब करती है कि किस रीज़न से कितने स्पेशलिस्ट इस फील्ड में काम कर रहे हैं। इसमें यूएस, चाइना और यूके टॉप पर हैं। इंडिया 9th पोजीशन पर है। एडुकेशन फील्ड में काफ़ी अपग्रेडेशन हुआ है ताकि एआई को करिकुलम में इन्वॉल्व किया जा सके। सीबीएसई ने एआई को एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज़ करने का ऑप्शन दे दिया है 9th ग्रेड के स्टूडेंट्स को। आईआईटी हैदराबाद ने तो फुल फ्लेज 4 इयर्स बीटेक डिग्री प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है एआई पर। वैसे ही आप देखो तो IIIT हैदराबाद ने एआई पर कई एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किए हैं। अनुमान ये है कि 2035 तक एआई इंडिया के जीडीपी में $957 बिलियन का एडिशन करेगा। अगर हम बेनिफिट्स को देखें तो अवेलेबल रिसोर्सेज का बेस्ट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन एआई कर सकता है। अलग अलग मौसम में अलग अलग क्रॉप्स को कितनी पानी की आवश्यकता है हम ये जान सकते हैं। एआई बेस्ड प्रोडक्ट्स प्रेडिक्टिव पॉलिसिंग के अवसर का नया द्वार खोल देता है। जैसे एआई के मदद से हम क्राइम पैटर्न को एनालाइज कर सकते हैं। एप्लीकेशंस तो कई हैं। आप जैसे देखो पावर मैनेजमेंट में, आप ये देख सकते हो वेदर प्रेडिक्शन में, वीडियोज़ और इमेज के एनालिसिस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सभी तो अच्छे पॉइंट्स थे, बट यहाँ मेजर कंसर्न जो आता है वो है प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ एआई। पहला प्रॉब्लम ये है कि प्राइवेसी सबसे पहले इफेक्ट होती है, यानी गोपनीयता। जो सबसे पहले हम देखते हैं राइट टू प्राइवेसी का, वो खतरे में आ जाती है। जैसे आपने अमेज़ॉन पर एक बैग देखा, आपने उसके शेयरेबल लिंक को अपने दोस्त को भेजा। अब आप दोनों व्हाट्सएप पर इस पर चर्चा कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद आपने यूट्यूब खोला, उसी यूट्यूब के जैसे ही आपने कोई वीडियो देखना शुरू किया, आपको एक ऐड आया, वो उसी कंपनी के बैग का ऐड था, आपको दिख रहा है। थोड़ी देर बाद आपने कोई वीडियो देखने के लिए हो सकता है कोई एमएक्स प्लेयर खोला, एमएक्स प्लेयर पे सेम ऐड आप देख रहे हो, फेसबुक पर भी सेम ऐड देख रहे हो। तो हुआ ये कि आपकी जो इनक्रिप्टेड बातें हैं वो एक्चुअली में इनक्रिप्टेड है नहीं। वो कहते हैं ना, प्राइवेसी इज़ अ मिथ। तो एक्चुअली जो भी आपका डेटा है वो सभी के सामने ओपन है। हमें ऐसा लगता है कि हमारा 1-to-1 इंक्रिप्शन है, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, चाहे और भी कितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं। तो वो प्राइवेसी पर सबसे ज़्यादा खतरा है। दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट का, आपने एआई के थ्रू वर्क तो ईजी कर लिया, लेस टाइम टेकिंग कर लिया, बट साथ ही साथ जो लोग वो काम कर रहे थे उनको बेरोज़गार कर दिया। पहले जो काम 15 लोग मिलकर कर रहे थे वो एक मशीन वाया एआई कुछ मिनट्स में कर देगा, कुछ आवर्स में कर देगा। तो डेफिनेटली कोई भी आदमी जो बिजनेसमैन होगा वो प्रिफर करेगा कि हम ऐसे इक्विपमेंट्स को, ऐसे टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करें जिससे हमारा इनपुट सबसे कम हो, आउटपुट सबसे ज़्यादा मिले। और इससे होगा क्या कि लोग इस काम में लगे हुए थे वो बेरोज़गार हो जाएंगे। ये भी एक कंसर्न है।
तीसरा जो एक पॉइंट आजकल निकल कर आ रहा है वो है एक रेशियल इशू है। ये एक्चुअली फेशियल रिकॉग्निशन में अगर हम देखें तो जो लाइट स्किन लोग हैं, यूरोपियंस, अमेरिकन्स या फिर जो वेस्ट के पीपल हैं, उनके केस में जो एरर रेट है वो 1% है। वहीं जो डार्क स्किन में है उनका 19% है। अब उसी डार्क स्किन में अगर कोई वुमेन है तो उसके केस में वो एरर रिकग्निशन अराउंड 35% हो जा रहा है। अब इस बायस रिकग्निशन से गलत अरेस्ट हो जा रहे हैं, पुलिस भी यूज़ कर रही है एआई का, उस जगह से उस कारण से गलत अरेस्ट हो जा रहे हैं। तो ये भी एक इशू है। इसका कारण क्या है कि अगर आप देखें तो जनरली सॉफ्टवेयर फील्ड में, आईटी फील्ड में वुमेन का कंपोजिशन अराउंड 10% है। तो आप 10 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स में एक कोई आपको लेडी मिलेगी। और वो भी हो क्या रहा है कि एक्चुअली में जो इस मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जितने भी डेवलपर्स हैं, इसमें मैक्सिमम वेस्टर्न हैं और उसमें से जो वुमेन है वो भी मैक्सिमम वेस्टर्न ही है। तो जो 10 में से एक वुमेन मिल रही है वो भी वेस्टर्न है। तो जो एक कारण है ये एरर का वो भी यही है, क्योंकि जो थोड़े लो कलर के, जैसे जो ब्लैक कलर के जो डेवलपर्स हैं वो हैं नहीं उसमें। तो इस कारण से रेशियल जो इंटरप्रिटेशन है ये थोड़ा सा बिगड़ रहा है। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये किसी भी तरह से एथिकल नहीं है, एक गलत मैसेज जा रहा है, इसको रेक्टिफाई करने की आवश्यकता है। ये तभी होगा जब मैक्सिमम इंडियंस या फिर जो भी इस एशियन रीजन के डेवलपर्स हैं उसमें इन्वॉल्व हों, ताकि जो पैटर्न है उस पैटर्न को चेंज किया जा सके। एक्चुअली है क्या, वो पूरी डेटा है। जितने ज़्यादा डेटा आप इनपुट दोगे उतना ज़्यादा वो बेटर ट्रेंड होगा। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एलेक्सा का एग्जांपल। एलेक्सा इंडिया में जब लॉन्च हुआ था तो उसमें इंडियन लैंग्वेजेस को अडेप्ट करने की कैपेबिलिटी नहीं थी और वो बहुत हिट हुआ नहीं था। फिर अमेज़ॉन ने अपने जो वर्कर्स हैं, जो अपने स्टाफ्स हैं, हायर स्टाफ्स थे इंडिया में, उनको वो फ्री में दिया ताकि आप इसको यूज़ करो। जितना ज़्यादा आप यूज़ करोगे उतना डेटा इसमें आएगा, वो उतना ज़्यादा कैपेबल हो पाएगा। तो वैसे ही जितने ज़्यादा डेवलपर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, अलग अलग रीज़न से इन्वॉल्व होंगे, तो जो रेशियल इरेशनलिटी है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। अब इंडिया के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि इंडिया एआई रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ का लार्जेस्ट मार्केट है, लगभग $7.8 बिलियन का। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट की माने तो एआई के काफ़ी पोटेंशियल हैं इंडिया में। उन कॉम्प्लेक्स सोशल चैलेंजेस को सॉल्व करने के जो इंडियंस फेस करते हैं एग्रीकल्चर में, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन के फील्ड में, तो इन पोटेंशियल का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके उसके लिए एथिकल एआई गवर्नेंस के लिए राइट इंसेंटिव्स होने चाहिए। अभी एक एथिकल एआई पर, अभी तक मतलब जो आप देखो तो एथिकल एआई पर ग्लोबली कोई एजेंडा नहीं था हमारे पास। बट लास्ट नवंबर में 193 कंट्रीज़ यूनेस्को में एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, हाउ एआई शुड बी डिज़ाइंड एंड यूज्ड बाय गवर्नमेंट्स एंड टेक कंपनीज। इसमें जो कुछ मेन पॉइंट्स हैं कि नीड टू कीप कंट्रोल ओवर डेटा इन हैंड्स ऑफ यूज़र, मतलब यूज़र के हाथ में कंट्रोल होना चाहिए। अलाउ देम टू एक्सेस एंड डिलीट इन्फो नीडेड, मतलब उनको जिस समय वो चाहें वो अपने प्राइवेट डेटा को यूज़ करे या फिर उसको डिलीट कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा फेसबुक पर काफ़ी कंट्रोवर्सी थी कि वो हमारे डेटा को लीक कर रहा है। मार्क जुकरबर्ग को बुलाया भी गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो ये सब चीज़ें हैं, प्रिवेसी कंसर्न हमेशा से रहे हैं, ऑनलाइन वर्ल्ड में हमेशा प्रिवेसी कंसर्न होते ही हैं। एक कॉमन रूल बुक हो जिसके अनुसार ही चीज़ें गवर्न हो। इस आर्टिकल का मेन कंसर्न था एथिकल यूज़ ऑफ एआई। तो आप देखेंगे अभी एक प्रयास चल रहा है कि सारा वर्ल्ड एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आ जाए जहां पर एआई से रिलेटेड कुछ ऐसे रूल्स सेटअप हों। उस प्रोसेस में है यूनेस्को। पिछले 2 सालों से इस पर मीटिंग्स चल रहे हैं, फ्रेमवर्क तैयार किए जा रहे हैं ताकि भविष्य में होने वाले जो भी अपकमिंग थ्रेट्स हों उनसे निपटा जा सके। इन पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं आपके मेंस के रेफरेंस के लिए या फिर इंटरव्यू के रेफरेंस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये डेली लाइफ के अच्छे एग्जांपल्स हैं, आईटी वर्ल्ड के एक्सपीरियंस से बताए गए एग्जांपल्स हैं। इनको आप अच्छे से एक जगह पॉइंट बना कर लिख सकते हो फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ है द्रौपदी मुर्मू इज़ एनडीए पिक, अपोजिशन पार्टीज फील्ड सिन्हा। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शंस सर पर हैं, तो रूलिंग पार्टी और अपोजिशन दोनों अपने कैंडिडेट्स उतारते हैं। तो रूलिंग पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट अनाउंस कर दिया है। इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। ये संथल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं।
संथल कम्युनिटी पूरे ट्राइबल कम्युनिटी का मैक्सिमम पॉपुलेशन शेयर होल्ड करता है। ये एक आदिवासी कम्युनिटी है जो कि उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में इनका निवास स्थान होता है। ये जो द्रौपदी मुर्मू हैं ये झारखंड की गवर्नर भी रह चुकी हैं। अगर आप देखो तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन उनका प्रोसीजर, इसको डिटेल में मैंने 10 जून को कवर किया था। अगर आप चाहो तो 10 जून के आज के मुख्य समाचार में जाकर आप उसे डिटेल में देख सकते हो। ऐसे मुझे ये एक अच्छा स्टेप इसलिए लग रहा है क्योंकि एक तो सबसे पहली बात है कि एक लेडी हैं प्लस एक आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, तो संभव है कि यही राष्ट्रपति बन भी जाएं, क्योंकि सत्ता पक्ष के द्वारा इन्हें उतारा गया है और सत्ता पक्ष के पास एक अच्छा खासा वोट शेयर है। तो अगर कुछ ऐसा समीकरण न बिगड़ा तो डेफिनेटली यही बनेंगी। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। 5G टू अकाउंट फॉर 39% ऑफ इंडिया सब्सक्रिप्शन बाय 2027। 5G सब्सक्रिप्शन जो है इंडिया में 39% ऑफ टोटल कनेक्शन होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है 2023 तक। लगभग 50 मिलियन यानी 5 करोड़ के आसपास लोग इससे कनेक्टेड होंगे। अभी रिसेंटली ही 5G स्पेक्ट्रम के ऑक्शन पर काफ़ी चर्चा हुई। हमने 16 जून के आज के मुख्य समाचार में 5G स्पेक्ट्रम को डिटेल में कवर भी किया था, कैसे वो वर्क करता है और कैसे उसका ऑक्शन होता है। अब हम मेन इस पे आते हैं चैलेंजेस पर। जैसे अभी जो देखा जा रहा है चैलेंजेस हैं कि स्पेक्ट्रम का जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना पड़ेगा। आखिर जब हम टेक्नोलॉजी न्यू ला रहे हैं तो पुराने टेक्नोलॉजी पर काम तो करेगा नहीं, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, जो कि वो भी एक काफ़ी कॉस्टली है। एक और बात है कि जो रिज़र्व प्राइसिंग है, मतलब कंपनीज़ को सरकार को कुछ रिज़र्व पैसे देने पड़ेंगे। तो अगर हम देखें तो 3,90,000 करोड़ था जब 4G का ऑक्शन हुआ था, 4G के लिए ऑक्शन हुआ था। इस बार वही 4,31,605 करोड़ हो गया है। अब इससे होगा क्या कि अब जब ज़्यादा पैसे देने होंगे टेलीकॉम कंपनीज़ को, तो बिडर्स भी उसी हिसाब से कम होंगे, ऑक्शन में बिडर्स ही कम आएंगे। 2016 में जब 4G की ऑक्शनिंग हुई थी तो 7 कंपनीज़ थी, इस बार केवल 3 कंपनियां ही रह गई। तो अगर बिडर्स कम हैं तो डेफिनेटली फ्यूचर में रेट्स भी हाई होंगे, क्योंकि कंपटीटर्स कम हो गए हैं, इनका अपना ही बोलबाला हो जाएगा, डोमिनेट कर जाएंगे ये लोग। तो देखते हैं, लेट्स सी इन फ्यूचर व्हाट हैपेंस। फॉर टुडे वी विल बी कवरिंग दिस मच ओनली। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोज़, प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स, and if you are new to this channel, subscribe us and press bell icon so that you don't miss any of the important updates. Till then, Jai Hind, Vande Mataram.